केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाने का। आज सबसे पहले बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जिसकी एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। कैसे, बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे उसी पाकिस्तान की जहां इमरान खान को लेकर 28 दिनों के बाद बड़ी खबर आई। वो खबर क्या है, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी समझाएंगे कि इमरान खान को मिल रहा ये पूरा समर्थन पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ा सिरदर्द बन गया है मुनीर और शहबाज के लिए। इसके बाद बात करेंगे एक तरीके से भारत की, जहाँ पे भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो जल्द भारत दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के दोस्त के स्वागत की खास तैयारियां की जा रही हैं। वो तैयारियां क्या है और उन तैयारियों में खास क्या है पुतिन के लिए, बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम टिप्पणी की है। वो टिप्पणी क्या है, देंगे आपको पूरी अपडेट। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भिखारी आतंकिस्तान पाकिस्तान की। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में जमकर कहर बरपाया है, भारी तबाही मचाई है। पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद के लिए कुछ सामान भिजवाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से एक बार फिर से हंसी का पात्र बन गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खूब जम के किरकिरी हो रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क ने श्रीलंका के लिए मदद का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन इसी के नाम पर एक्सपायरी सामान भेज दिया, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने खूब फजीहत हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चक्रवात दितवा ने श्रीलंका को तबाही के भंवर में झोंक रखा है। भीषण बाढ़ और तूफान ने सैकड़ों लोगों को काल के गाल में समाने को मजबूर कर दिया। प्राकृतिक आपदा में टूटी जिंदगियों को बचाने के लिए भारत बड़े स्तर पर मदद के हाथ बढ़ा चुका है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और बचाव सामग्री भेजी गई है। भारत के आपदा वीर श्रीलंका में मानवता को मिटने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान को भी श्रीलंका में मदद पहुंचाने के लिए अपने एयरबेस से गुजरने की अनुमति दी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, झूठ, फरेब और धोखे का निशान है। श्रीलंका में जब पाकिस्तान से आई आपदा सामग्री को जांचा गया तो एक बड़ा धोखा नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई इस राहत पैकेट पर गौर फरमाइए। पैकेट पर जो एक्सपायरी डेट है वो जिंदा को भी डेथ के कगार पे पहुंचा सकता है। जो तारीख इन पैकेट्स पर लिखी हुई है वो बता रही है कि 1 साल पहले तक ही इनका उपयोग कर सकते थे। लेकिन इसी पैकेज को पाकिस्तान ने मदद का नाम देकर श्रीलंका के लोगों की जिंदगी भी खराब करने की कोशिश की। ये केवल तस्वीरें ही नहीं बल्कि धोखेबाजी है, चीटिंग है, जो श्रीलंका के लोगों के साथ पाकिस्तान ने किया है। पूरी दुनिया में मदद के नाम पर भद्दा मजाक करने वाले पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से 30 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट किया गया था, जिसमें राहत सामग्री की जो तस्वीर जारी की गई उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। एक्सपायर हो चुके फूड पैकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग पाकिस्तान की आलोचना करने लगे। सार्वजनिक रूप से आलोचना और मजाक बनने के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने बिना सफाई दिए ही पोस्ट डिलीट कर दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक बार फिर बेनकाब तो हुआ ही, शर्मिंदा भी हुआ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने मदद के नाम पर दुनिया भर में फजीहत झेली हो। इससे पहले भी रिलीफ मटेरियल को लेकर पाकिस्तान विवादों में रह चुका है। साल 2022 में तुर्की में जब 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तब तुर्की और सीरिया में 47,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा की घड़ी में पाकिस्तान ने तुर्की को उसी का भेजा रिलीफ मटेरियल पैकेज वापस कर दिया था। पाकिस्तान में जब 2021 में बाढ़ आई थी, तब यही पैकेट तुर्की ने पाकिस्तान को मदद स्वरूप भेजी थी। उसी पैकेट को पाकिस्तान ने तुर्की को वापस भेज दिया।
पाकिस्तान की इस हरकत से आहत तुर्की ने उस अंतर्राष्ट्रीय मैदान में, उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जमकर फटकार भी लगाई थी। आर्थिक बदहाली और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी मानवीय सहायता की आड़ में ऐसी हरकत कर दी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी खूब फजीहत करवा दी है। इतना ही नहीं, झूठे नैरेटिव पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जो उसने भारत के खिलाफ खड़ा किया था। पाक ने कहा था कि भारत ने हमारे विमानों को मंजूरी देने में देर लगाई, जिससे हमारी सामग्री पहुंचाने में देरी हुई। विदेश मंत्रालय ने तथ्यों के साथ पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने ऑपरेशन सागर सिंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी है। कोलंबो में इंडियन नेवी के 2 जहाजों ने 9.5 टन इमरजेंसी राशन भेजा गया। भारत ने श्रीलंका को टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट, रेडी टू ईट खाने की चीजें, दवाइयां और सर्जिकल इक्विपमेंट समेत 31.5 टन और राहत सामग्री भेजी है। वहीं एयरलिफ्ट करवाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 3 एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं, जबकि 5 लोगों की मेडिकल टीम, एनडीआरएफ की 80 जवानों की स्पेशल टीम भी भेजी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली ने इंडियन नेवी के जहाज सुकन्या पर 12 टन और राहत सामग्री भेजी है। एक तरफ भारतीय सेना जल, नभ और थल में भी श्रीलंकाई नागरिकों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं पाकिस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से तो अपना घर संभल नहीं रहा, तो वहीं दूसरे देशों के लिए भी मदद के बहाने परेशानी वाले पैकेट्स पहुंचा रहा है, जो बताता है कि पाकिस्तान पूरी इंसानियत के लिए एक कोड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की ही। आज इमरान से उनकी बहन उजमा मिली और इस मुलाकात के बाद ये बात तो साफ हो गई कि इमरान खान कम से कम जिंदा तो है। लेकिन अब तक इमरान पे इतना सस्पेंस आखिर क्यों बनाया गया था? इमरान पर पाकिस्तान में सड़क से लेकर संसद तक इतना गदर क्यों मचा हुआ था? तो उसके पीछे असल में कहानी कुछ और है। यकीन मानिए, जब रिपोर्ट देखेंगे आप तो सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे और चौंक भी जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। तो पूरे 28 दिनों के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल से बड़ी खबर आई है। मुल्ला मुनीर का दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान जिंदा है तो उसकी मौत की खबर आई कहां से थी? अगर इमरान जिंदा है तो उसे किसी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? अगर इमरान जिंदा है तो इतने दिनों तक उसके जिंदा होने का सबूत क्यों छिपाया गया? हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। इमरान को लेकर उठे सस्पेंस की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। लेकिन पहले इमरान खान की बहन को सुनिए, जिन्होंने अदियाला जेल में पूरे 20 मिनट तक इमरान खान से मुलाकात की। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर से निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अदियाला जेल में इमरान खान के साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। ये सब कुछ मुल्ला मुनीर के इशारों पर हो रहा है, ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इमरान खान और उसकी बहन की मुलाकात के बाद चर्चा है कि मुल्ला मुनीर को निपटाने का भी पूरा प्लान बन गया है और इस प्लान को बनाया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, जो हर कीमत पर मुल्ला मुनीर से छुटकारा पाना चाहता है। दरअसल मुल्ला मुनीर की मदद से शहबाज शरीफ पाकिस्तान का पीएम बना, नवाज शरीफ भी वापस पाकिस्तान लौटा। लेकिन धीरे धीरे मुल्ला मुनीर ने पूरी ताकत अपने हाथों में समेटना शुरू कर दिया। पहले तीनों सेनाओं की कमान, उसके बाद न्यूक्लियर बटन को भी अपने कब्जे में कर लिया। कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर इमरान खान को निपटाने का प्लान बना चुके थे। इसी प्लान के तहत इमरान खान को किसी से भी मिलने पर रोक लगी। लेकिन वाटर टेस्टिंग वाला ये एक्सपेरिमेंट तब उल्टा पड़ गया जब इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान की गली गली से आवाज उठने लगी
और इमरान खान को मिल रहा यही समर्थन पूरे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। मुनीर, शहबाज, नवाज, मरियम सभी को अपने अपने ताकत पर खतरा साफ नजर आने लगा और इसी के साथ मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। इमरान के समर्थन में जब आवाज तेज हुई तो शहबाज और मुल्ला मुनीर को अपनी चिंता सताने लगी। मुनीर ने सबसे पहले अपने लिए सीडीएफ का पोस्ट सिक्योर कर लिया, लेकिन सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही शहबाज शरीफ ने बॉडी चेकअप का बहाना बनाकर विदेश की उड़ान भर ली। मुल्ला मुनीर का सीडीएफ वाला प्लान फेल होता दिखने लगा तो मुल्ला मुनीर ने शहबाज शरीफ से बदला लेने के लिए मुनीर की बहन को इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी। दरअसल पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुल्ला मुनीर तख्ता पलट करने वाला है। अपनी कुर्सी के लिए शहबाज शरीफ और अपनी एक बेटी की कुर्सी के लिए नवाज शरीफ को मुल्ला मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ मुल्ला मुनीर के खिलाफ अपने ही बागी हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर इमरान खान की बहनों ने अब मुनीर के खिलाफ नए जंग का ऐलान कर दिया है। कोर्ट का आदेश लागू न होने तक अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन की धमकी दे दी है। अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा, हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतजामिया को कि 6 जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाजत है मिलने की वो सब मिलेंगे। इमरान खान पहले से ही मुल्ला मुनीर की वर्दी का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। पाकिस्तान की आवाम भी तंगहाली से परेशान होकर अलग अलग जगहों पर मोर्चा खोल चुकी है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के लड़ाके मुनीर के कमांडरों की पिटाई कर रहे हैं और अब शहबाज, नवाज और मरियम ने भी मुनीर की आर्मी चीफ की जगह अदियाला जेल का कैदी बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। अब ये तो साफ हो गया है कि फील्ड मार्शल मुनीर इमरान खान के जरिए शहबाज शरीफ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ दिनों के लिए ही सही उसकी वर्दी बच जाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की लड़ाई में पूरे पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान के बाद रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये दौरा 4 और 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति और डिफेंस से जुड़े कई मुद्दे केंद्र में होंगे। इस दौरान पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। भारत और रूस दोनों ही देशों की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, लिहाजा दोस्त के स्वागत की तैयारियां भी बेहद खास तरीके से की जा रही हैं। वो तैयारियां क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। भारत के दोस्त पुतिन भारत आ रहे हैं। खास दोस्त हैं तो तैयारियां भी बेहद खास ही होंगी। पुतिन के स्वागत के लिए मानो पूरा भारत तैयारियों में लगा है। और हो भी क्यों ना, ये दोस्त बेहद खास और भरोसेमंद जो है। भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि अमेरिका के धमकाने के बावजूद भी इसकी नींव नहीं हिली। दोनों देश एक दूसरे के सम्मान और हित के लिए हमेशा डटकर साथ खड़े रहे। म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। रूस की स्पेशल टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां सभी हाई अलर्ट पर हैं। पुतिन के भारत दौरे को लेकर दिल्ली की खास तौर पर सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। सबसे बड़ी बात कि पुतिन के भारत दौरे को लेकर रूस की जो खुफिया एजेंसी है वो इस समय भारत में मौजूद है।
पुतिन के बेहद खास सिक्योरिटी ऑफिसर दिल्ली पहुंच चुके हैं और पूरे सुरक्षा अरेंजमेंट्स का वो जायजा ले रहे हैं। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि पुनीत जब दिल्ली में रहेंगे उस समय खास तौर पर लुटियंस दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। पुतिन के 2 दिन के इस दौरे की सिक्योरिटी की तैयारी हफ्तों से चल रही है। पुतिन भारत में जो भी खाएंगे उसकी जांच रूस से लाई गई लैब में होगी। इतना ही नहीं, पुतिन की खास और सीनेट कार पहले ही एयरलिफ्ट होकर भारत पहुंच जाएगी। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा रूस की प्रेसिडेंशियल सर्विस सिक्योरिटी यानी एसबीपी के पास है। ये टीम कम से कम 1 महीने पहले पुतिन के दौरे वाले देशों में आ जाती है और पुतिन के ठहरने वाले होटल की जांच करती है। पुतिन के खाने पीने और पर्सनल यूज का सामान भी रूस से लाया जाता है। पुतिन होटल का बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते। एक मोबाइल बाथरूम सेटअप उनके होटल में लगाया जाता है। व्लादिमीर पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप साथ चलता है, जिसमें पुतिन की सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड और प्रशासनिक टीम शामिल है। कमाल की बात तो यह है कि जिस प्लेन में पुतिन उड़ान भरते हैं उसके साथ 1 या 2 बैकअप प्लेन भी साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के प्लेन को एयरफोर्स के जेट एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं। इस प्लेन के अंदर मीटिंग रूम, जिम, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाएं भी हैं। प्लेन के साथ साथ पुतिन की गाड़ी भी हाईटेक है। पुतिन और सीनेट कार से ही प्लेन से उतरकर होटल जाते हैं। चारों टायर पंचर होने के बाद भी ये चलने वाली एडवांस गाड़ी है। गाड़ी में ज्यादातर सेफ्टी फीचर्स को गुप्त रखा गया है। पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों के दौरे के लिए भारत आ रही हैं। इस दौरान भारत के साथ कई रक्षा समझौतों पर मुहर लग सकती है। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने और रूस के फाइटर जेट Su-57 पर भी बातचीत हो सकती है। Influence coming from third countries. We have to secure our relationship. We have to secure our trade. मोदी पुतिन की महामुलाकात पर जहां पूरी दुनिया की नजर है, मोदी पुतिन की ये मुलाकात भारत और रूस के रिश्तों को नया आयाम भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, पुतिन की यूरोप को सीधी चेतावनी। अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो हम तैयार, ये पुतिन ने कहा है। यूरोप का कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं। यूरोप अचानक हमसे लड़ना चाहता है तो हम भी हैं तैयार, इसमें कोई शक नहीं। तो पुतिन की ओर से यूरोप को चेतावनी दे दी गई है। ये कहा गया है कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो हम भी तैयार हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए उनके बयान की, तो उनकी ओर से ये कहा गया कि यूरोप का कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं है। उससे साफ पता चलता है कि यूरोप युद्ध के पक्ष में है। और अगर ऐसा है, अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो हम भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं पीएम मोदी की। मोदी सरकार ने पीएमओ के काम करने के तरीके और लोगों के प्रति, सेवा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पर सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ये बड़े बदलाव किए गए हैं नाम में, और क्या कुछ खास है इसमें, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। में पीएम के आधिकारिक निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। दरअसल पीएम मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। इस नए एडवांस कैंपस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों में राजभवनों का नाम भी बदला जा रहा है। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ के नाम बदलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे स्वागत योग्य कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे नौटंकी करार दे रहा है।
और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहाँ हैं? पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देशवासियों को गुलामी की मानसिकता से निकालकर अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। पीएम मोदी का नाम बदलना पीएम की इसी सोच का नतीजा है। लेकिन विपक्ष विरोध के लिए विरोध के नाम पर अच्छी पहल की तारीफ के बजाय सिर्फ आलोचना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों और गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके इन घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकारों की ओर से इन्हें चिन्हित करके इन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पहला मुद्दा यह तय करना है कि ये शरणार्थी हैं या फिर अवैध घुसपैठिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले जो लोग हैं, इनको वापस भेजने की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट सिर्फ केवल नियम जो है बता सकता है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको लेके एक्शन लिया है, इसके बाद कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसका ध्यान देना होगा, क्योंकि ये घुसपैठिए देश के लिए खतरा भी हो सकते हैं। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती। ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हंटर चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बंद रहा है। एसआईआर अभियान से घुसपैठियों में डर का माहौल है। वोट बैंक के लिए सियासतदान इस मुद्दे को कितना भी भुनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अब यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अवैध घुसपैठियों पर एक्शन अब रुकने वाला नहीं है। अवैध बांग्लादेशियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भारत में अवैध तरीके से आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमारी उत्तरी सीमा बेहद संवेदनशील है। ये घुसपैठिए हैं, क्या हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? वो सुरंगों के अंदर आते हैं, क्या उन्हें खाना और शिक्षा दें? क्या इनके खाने और रहने का भारत में इंतजाम करें? क्या केंद्र सरकार ने कभी इन्हें शरणार्थी घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 5 अवैध घुसपैठियों के पुलिस हिरासत से गायब होने को लेकर दायर याचिका पर आई है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। भारत में घुसपैठियों की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। ये घुसपैठिए दलालों की मदद से फर्जी पहचान पत्र बनवाकर सीमावर्ती इलाकों से देश में घुस जाते हैं और अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं।
देखिए, जहां तक घुसपैठियों के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा की बात है तो ये बहुत बड़ा खतरा राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित होता है, क्योंकि घुसपैठियों के बारे में आपको, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको, उनके एलिजेंस के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में, उनके सोच के बारे में न तो किसी को पता होता है, न कहीं पर उसका रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा के अलावा अगर देखा जाए तो घुसपैठिए जो मूल देश है वहां के निवासियों का अधिकार भी मारते हैं। आप वहां के डेमोग्राफी को तो प्रभावित करते ही करते हैं, वहां की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। घुसपैठिए सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, नौकरी, खाना, रहने जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए खतरा है और यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह खुलकर एक्शन की बात करते रहे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। अवैध घुसपैठियों पर पीएम मोदी का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि देश को खोखला कर रहे इन लोगों को देश के बाहर खदेड़ना है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। देश के कोने कोने से घुसपैठियों को निकाल कर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। चुन चुन कर इनकी पहचान की जा रही है और माना यह जा रहा है कि एसआईआर अभियान के जरिए भी बड़े स्तर पर घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं में जम के मारपीट हुई। पुलिस को रोकने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा, लेकिन विवाद हुआ क्यों, हंगामा इतना बढ़ कैसे गया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। बीड, पालघर, बदलापुर, रायगढ़, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की हैं, जहां स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। एक जगह तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को संभाला। रायगढ़ में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। शिवसेना नेता और मंत्री भरत गोगावले और एनसीपी के स्नेहल जगताप के समर्थकों के बीच महाड शहर के नवे नगर परिसर में जमकर लात घूंसे चले। एक पक्ष ने तो
गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बीट के साहू नगर इलाके में मतदान के बीच एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया। इसी साहू नगर इलाके में आधे घंटे तक दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हालात तनावपूर्ण हुए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके स्थिति पर काबू किया। रायगढ़ और बीड़ के अलावा बदलापुर में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर कहीं विवाद शांत हुआ। पालघर के डहाणू में मतदान केंद्र के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेंद्र माछी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद के बाद धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने दखल दिया और तब जाके कहीं मामला शांत हुआ। वहीं इन सब के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चुनाव एक पवित्र प्रक्रिया है और प्रत्येक नागरिक को बिना किसी दबाव के सुरक्षित वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।